अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। मेरे कप्तान यूं तो काफ़ी अरसे से फर्जंद रावलपिंडी शेख रशीद के दोस्त और इत्तेहादी हैं, लेकिन अब मेरे कप्तान तौर पर शेख साहब के रास्ते पर चल पड़े हैं और आज उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में सियासी पेशगोई की है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। शेख रशीद तो नाकाम सियासी पेशगोइयों की एक तवील तारीख रखते हैं। 2014 से 2018 तक उन्होंने दर्जनों बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत टूटने की पेशगोई की, लेकिन हर पेशगोई गलत साबित हो गई और इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही हुए। रवां साल 10 अप्रैल को मेरे कप्तान की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद से शेख रशीद और फवाद चौधरी कई बार इलेक्शंस की डेडलाइंस दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत ऐसी सख्त जान है कि 8 माह निकाल गई और अभी भी जाती भी नजर नहीं आ रही। सियासी पेशगोइयों के हवाले से मेरे कप्तान का रिकॉर्ड भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। धरने के दिनों में वो हर दूसरे दिन अंपायर की उंगली खड़ी होने की नवीद सुनाते रहे, लेकिन उनकी हर अपील मुस्तरद होती रही। उन्होंने 126 दिन अंपायर की उंगली खड़ी होने का इंतजार किया, लेकिन कुछ हाथ न आया और वो साने एपीएस के बहाने फेस सेविंग लेकर धरने से उठ गए। अब भी यूं लगता है कि मेरे कप्तान किसी फेस सेविंग की तलाश में है। 10 अप्रैल के बाद से मेरे कप्तान मुसलसल हुकूमत को LBW करने की कोशिशों में हैं, मगर न्यूट्रल अंपायर उनकी किसी अपील को लिफ्ट ही नहीं करा रहे। उल्टा मेरे कप्तान के हर बाउंसर को नो बॉल करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे कप्तान खासे परेशान हैं। दूसरी तरफ पंजाब में मेरे कप्तान के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही ने इंतहाई माहिराना अंदाज में अपनी चालें चलकर खुद को सियासी मैदान का बड़ा खिलाड़ी साबित कर दिया। एक तरफ उन्होंने असेंबली तोड़ने की समरी दस्तखत करके मेरे कप्तान के हवाले कर दी और दूसरी तरफ उन्होंने अदालत को बयान हल्फी दिया कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। कप्तान भी मुतमईन, अदालत भी खुश। चौधरी परवेज इलाही की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। इस फैसले से परवेज इलाही खुश हैं, अलबत्ता तहरीक इंसाफ और PDM दोनों इसके खिलाफ नजर आते हैं। मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ ने तो कल ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए थे। आज वफाकी हुकूमत ने भी इस फैसले को चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। जो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज हैं और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरिम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें। हम ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा को सो मोटो नोटिस लें। इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। नाज़रीन, मेरे कप्तान के शोरा बयान तर्जुमान फवाद चौधरी, जिन्होंने कल अदालती फैसले पर एतराज़ात किए थे, आज उन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अदालती फैसले से पहले ही एतमाद का वोट ले लेंगे ताकि असेंबलियां तोड़ना मुमकिन हो सके। आज इमरान खान साहब ने जो पंजाब की सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास किया। हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से, और ये जो तारीख है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे बहुत पहले होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है, वो तैयार हैं असेंबली तोड़ने के लिए। असेंबली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान की मार्च या अप्रैल में इलेक्शन की पेशगोई और पंजाब की रंग बदलती सियासी सूरत हाल पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या मेरे कप्तान को पूरा यकीन है कि जब वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ेंगे तो आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा? सवाल नंबर 2, क्या मेरे कप्तान ने मार्च या अप्रैल में इलेक्शन की बात किसी के इशारे पर की है? सवाल नंबर 3, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां टूटने पर क्या वफाकी हुकूमत भी आम इंतखाबात के ऐलान पर मजबूर हो जाएगी? सवाल नंबर 4, क्या मार्च अप्रैल में इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई खुफिया समझौता हो चुका है ताकि मेरे कप्तान को फेस सेविंग मिल सके? सवाल नंबर 5, ऐलान के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां तोड़ने में ताखीर की वजह क्या वही खुफिया समझौता है? सवाल नंबर 6, चौधरी परवेज इलाही ने 11 जनवरी तक असेंबली तहलील ना करने का बयान हल्फी अदालत में पेश किया हुआ है। अगर उससे पहले वो असेंबली नहीं तोड़ सकते तो फिर फवाद चौधरी ने एतमाद का वोट जल्दी लेने का ऐलान क्यों किया? सवाल नंबर 7, क्या एतमाद का वोट लेने के साथ ही पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी? सवाल नंबर 8, पंजाब की सियासी सूरत हाल में इबहम तो सबको नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात वाज़े हैं। महमूद खान मेरे कप्तान के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मेरे कप्तान KP असेंबली तोड़ने का हुक्म कब जारी करेंगे? सवाल नंबर 9, क्या मेरे कप्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां एक ही दिन तोड़ना चाहते हैं? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान ने आज भी सहाफियों से मुलाकात में जनरल बाजवा पर आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह से डील का इल्जाम लगाया। मेरे कप्तान साबिक आर्मी चीफ पर मुसलसल इल्जाम तराशी से एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाह रहे हैं।
इन तमाम सवालों के जवाब की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब की पेशगोई के इंतखाबात मार्च या अप्रैल में होंगे और साथ ही साथ पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग काफ से उनकी सीनियर रहनुमा समीना खबर हयात साहिबा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। समीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आई। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी सीनियर रहनुमा परवेश खान साहिबा भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मलिक अहमद खान साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में परेशानी की खबर उनके लिए होनी चाहिए। मलिक साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं मार्च अप्रैल में इंतखाबात होने जा रहे हैं। सर, ये पेशगोई बहुत बड़ी पेशगोई है जो उन्होंने कर दी है। किस बेसिस पे की होगी सर ये पेशगोई? जी शुक्रिया मंसूर। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, कितनी बार कहते हैं, सारा ही गलत कहते हैं, कोई एक बात भी दुरुस्त नहीं करते। तो मैं नॉर्मली तो उनकी किसी बात पे गौर नहीं करता, लेकिन ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि मुझे तो ये इतना इस तरह से यकीन है इस बात का कि ये जब इन्होंने 26 तारीख को ये ऐलान किया था वो अपनी लॉन्ग मार्च के ख़ात्मे पर, वो हकीकी आज़ादी नाम की चीज़ पे, कि मैं असेंबलीज़ की डिसोल्यूशन पे जाऊंगा, तो आई इवन एट दैट टाइम आई न्यू दैट, मुझे बिल्कुल यकीन था इस बात पर कि ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ़ एक डिफ्लेक्शन है। ये चाहते हैं कि अब मीडिया का रुख इस तरफ हो जाए, क्योंकि बात ऐसी है, असेंबलीज़ के टूटने की बात है, इसमें वज़न है, तो वो डिफ्लेक्शन क्रिएट करने में कामयाब हुए। और उसके बाद फिर उनको देखें ना कितना बड़ा तजाद है। आज वो फवाद कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब हमसे वादा कर रहे हैं कि मैं एतमाद का वोट लूँगा और असेंबली तोड़ूंगा, और एक तरफ परवेज़ इलाही हाउस के अंदर अंडरटेकिंग कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दे रहे हैं। और अगर एतमाद का वोट लेना था तो कल डिमॉन्स्ट्रेट कर देते, इजलास बैठा हुआ था, किसी और बहाने से 186 शो कर देते। अब इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो पहले भी आपको पता है, मैं कोई बात कोई ऐसी नहीं कह रहा जो टेस्ट नहीं हुई और जो फ्लोर पे टेस्ट नहीं हुई। नेशनल असेंबली में इनके 20-25 लोग गए, इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी बैड पॉलिटिक्स की वजह से गए, और उसके बाद फिर ये जो थी अपना प्रोविंशियल असेंबली, इसमें भी इनके 20-25 लोग इनको छोड़ कर गए। उसके बाद एक इन्होंने, आपको पता है कि एंटी अमेरिकन आप ले लें और आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, और फिर कुरानी आयात के हवाले से आप एक कैंपेन बना लें अमर बिल मारूफ की, और फिर एक कल्ट क्रिएट कर लें, और फिर सोशल मीडिया पे अरबों रुपए रियासत पाकिस्तान के खर्च करके आप फॉर द टाइम बीइंग कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं जो उन्होंने कर लिया, लेकिन एक्चुअली ये बात ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। वो एक बिल्कुल अच्छा मलिक साहब मेरा सिर्फ एक यहाँ पे सवाल है, वो ये है कि आप लोगों ने एतराज़ उठाया। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने अदालती फैसले के हवाले से सवाल उठाया कि जी इंटरिम रिलीफ देते देते इनको अल्टीमेट रिलीफ जो है वो दे दिया गया। अगर आप लोगों का ऐसा कोई एतराज़ है तो आप लोगों ने तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाई थी, उसको आपने वापस ले लिया, आज आप दोबारा जमा करवा दें, आप अगर परवेज़ इलाही साहब को वाकई हटाना चाहते हैं तो। नहीं, देखें, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये फैसला जो है उसको मनसूख नहीं किया गया, मुअत्तल किया गया। हम ये समझते हैं कि मुअत्तली के वक्त अगर वो ये बात कहते कि क्योंकि गवर्नर के अहकामात जो थे वो एतमाद के वोट के लिए थे और वो इन प्रेसिडेंट से आने थे, यानी गवर्नर के अहकाम ने पहले जो हुक्मनामा था उसमें था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करना है, उनके ऊपर है ये कि वो अपने 186 मेंबर्स वहाँ पर लेकर जाएं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में ये मेरी जिम्मेदारी है, और हमें ये पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस में पिछली दफ़ा इन्होंने 18 मरतबा स्टॉल किया, 18 टाइम्स। जो तारीख थी जिस तारीख पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हमें अपनी तादाद शो करनी थी, उसको परवेज़ इलाही साहब और उनकी टीम ने कम से कम 18 टाइम्स डेट के ऊपर डेट देते थे, वो उसको सेशन को एडजर्न नहीं होने देते थे, फिर उसके बाद उसको रख के मुकर्रर करके तारीख को फिर बदल देते थे। वो एक लंबी स्टोरी है, आप भी सारी उसको कवर करते रहें, देखते रहें, आपने मुतअद्दिद उसके ऊपर शोज़ भी किए होंगे। अब मैं मंसूर ये कह रहा हूँ कि आप देखें पोजीशन आपने क्या चेक करनी है कि इमरान खान की जो इस वक्त ये पूरी कैंपेन है कि मैं असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करूँगा। अब इसमें पंजाब एक इंडिपेंडेंट अलहदा बात है, केपी तो एक अलहदा है ना, तो तोड़ें केपी तो नहीं तोड़ रहे, ये इसके बगैर एक दिन नहीं गुजार सकते, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये आप ट्रस्ट मी फॉर दिस। अगर ये स्टेटमेंट कल इमरान से पूछे बगैर, 170 रुकन तो इनकी जमात के, परवेज़ इलाही साहब के पास तो 7 के 8 रुकन है टोटल अपने।
7, 8 या 10? अब ऐसे गिन लें, उनमें से कोई 1-2 ऐसे भी हैं जो अब इनके नहीं हैं। अच्छा, शुजात साहब के साथ सुनीना साहब, ये मलिक साहब ने कोई नई इंफॉर्मेशन दी है। आप लोगों के 10 लोग पूरे? बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मलिक साहब बड़े मेरे रिस्पेक्टेबल कलीग हैं। मैं उनको ये वाज़ह कर दूं कि हमारे 10 लोग हैं पंजाब असम्बली जी। और परसों जो हमारा पार्लिमानी इजलास हुआ है उसमें 10 के 10 लोग मौजूद थे। एक बीबी हमारी बासमा चौधरी, जो चौधरी साहब की भांजी हैं, वो बीमार हैं बहुत शदीद। अच्छा। वो अमेरिका में थी और वो भी अब आ गई हैं। अच्छा। परसों उनको फोन चला गया कि आप अगर बेहतर हैं तो आ। नंबर गेम की जहां हम बात कर रहे हैं, एक अहमद ने अभी बात की है कि इनके 2-3 हमारे पास हैं, तो लोटे बनाने में तो ये बहुत माहिर हैं, बनाने में ये माहिर हैं जी। मेरे पास हमारे पास नहीं, चौधरी शुजात साहब के पास। आप अपनी बात हमारे पास नहीं कहा, आप अपनी बात पे अपना मैंने कहा चौधरी शुजात साहब आराम से सुनिए। आप अपनी बात पे बोलेंगे वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। देखें, जरूर बोलें, बात मुझे तनकीद करें, हम कोलीग्स हैं, एक दूसरे की बात को सुनने का हौसला रखें, हौसला रखे। लोटा करेसी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी हुई है, जो अब अलहदा से वोट करेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक आपने अभी सवाल किया था इंट्रो में भी, देखिए अंडरटेकिंग दी है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, 10 जनवरी तक हम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं, हम आर्मी का एहतराम करते हैं, कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में आपको वाज़े तौर पे बता दिया है, पूरी कौम को, जब आर्मी की बात हुई थी जनरल बाजवा की, वो क्लियर कर दी थी। अभी भी कोर्ट की बात हुई है, 10 जनवरी का कहा है। हमारे बंदे भी आपका शौक था ना कि जी एतमाद का वोट लें चौधरी साहब, हम आपको एतमाद का वोट देंगे। अब जब कोर्ट बीच में एंटर हुई है, पहले आप मांग रहे हैं 130 सब क्लॉज 7 के तहत समन ही नहीं कर सकता था गवर्नर। पहले गवर्नर साहब, क्योंकि स्पीकर साहब ने प्ररोग नहीं किया था, असेंबली को मुलतवी किया था। अच्छा। स्पीकर की सवाबदीद है मंसूर, वो चाहे साल चलाए, वो चाहे 6 महीने, अभी 4 महीने ये जो पॉइंट है कि चूंकि स्पीकर ने प्ररोग नहीं किया था, इस वजह से वो इजलास बुला नहीं सकते थे, जिसपे गवर्नर साहब, जी मैं वही कह रहा हूँ कि जिसकी वजह से जो चीफ मिनिस्टर ने वो एतमाद का वोट कैसे हासिल करें, आपका ये पॉइंट। देखिए ना, लेकिन इसमें एक सिर्फ सवाल है, एक मेरा सिर्फ सवाल है, 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम कर लीजिए, मैं खुदा न खास्ता परवेज इलाही साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही प्रिज्यूम कर लें कि गवर्नर को ये पता लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने कत्ल कर दिया, एक मैं मिसाल के तौर पर, और असेंबली का सेशन चल रहा है, ठीक है, असेंबली का सेशन चल रहा है, गवर्नर को इस बात का पता लगता है, गवर्नर जो है, और ये स्टोरी भी आ जाती है, मीडिया में आ जाती है, गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को नहीं कह सकता कि भाईजान आप जाके एतमाद का वोट हासिल करें, क्योंकि हाउस का इजलास चल रहा है। सो अगर इतने संगीन इल्जामात भी किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर हो तो वो चिल होके बैठे, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पीकर जो है वो हाउस का इजलास चलाता रहेगा। स्पीकर आपने सवाल किया है, जवाब ये है स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, स्पीकर के पास इख्तियारात है। मैं आज अपने पास अहमद को और पलवशा को पता है, हमारी रूल्स एंड प्रोसीजर की किताब होती है, उसके रूल के मुताबिक स्पीकर इजलास को लेकर चल रहा है। और दूसरी बात ये कि बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर हैं, निहायत ही अच्छे, दिलेर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जिस तरीके से उनको हरासा किया गया। मैं आपको चिड़िया की खबर दूं आपको, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से दे देती हूँ भाई, इतना अच्छा बंदा। मैं जब 2008 में एमपीए थी, मैं आपको बताती हूँ, मैं वही बता रही हूँ, 2008 में मैं एमपीए थी तो बलीगुर रहमान साहब एमएनए होते थे, मेरे उनके साथ फेडरल मीटिंग्स में बहुत सी मुलाकातें हुई। मैं पर्सनली उनको जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें जो खबर आई है कि वो तो गवर्नर को भी चेंज करने वाले थे, कि पीडीएम वाले, अच्छा। पीडीएम वाले कि भी गवर्नर साहब रातों रात कड्डो है पैगाम तुसी। गवर्नर साहब कह रहे थे कि ये एक्शन का रिएक्शन आएगा, वो कोर्ट में चले जाएंगे। अच्छा। भाई इनको भी पता था मंसूर, ये मचले बने हुए हैं, ये सब रूल्स रेगुलेशन, और अहमद तो माशाल्लाह कानूनदान है। आपकी बात सुन के पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, मुझे खुद हंसी आई इन लोगों की इन हरकतों पे। हम तो 2-4 दिन से हंस रहे हैं कि ये क्या गैर आईनी की पोजीशन इन्होंने रख ली हुई है। हमें तो खुद बड़ी हंसी आ रही थी। अब ये हुआ है कि आप
कम टू द पॉइंट, कंक्लूड करें कि कोर्ट ने कह दिया है कि जनाब अभी ये चलेंगे, आपने जो डी नोटिफाई किया है वो नहीं हो सकता, मुअत्तल कर दिया उन्होंने। अब 11 तारीख को सेकंड हियरिंग है और ये चले गए, चैलेंज कर दिया। अब फैसले इनके हक में आए जब रात के 12 बजे भी, तो वो ठीक है। और मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, अब कोर्ट का फैसला इनको अच्छा नहीं लग रहा, अब चैलेंज कर रहे हैं। और जब अपने हक में फैसले आए तो कोर्ट बहुत अच्छी है। पलवशा साहबा, ये सारी जो गुफ्तगू अभी तक आपने सुनी है, लग इस तरह रहा है कि जो भी सिचुएशन हुई है, मैं आज नून लीग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो की, उससे इंप्रेशन यही आया है कि ये कंफर्टेबल नहीं है, जो अदालत का फैसला है उससे कंफर्टेबल नहीं है। और अगर इमरान खान साहब मार्च अप्रैल के इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लग ये रहा है कि इमरान खान साहब वाकई कुछ अपने टारगेट को देख रहे हैं कि ये टारगेट मैं हासिल कर सकता हूं, मैं असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात करवा सकता हूं। शुक्रिया मंसूर। दरअसल पहले हम एक जो है बड़ी गलती ये करें कि हम इन दोनों चीज़ों को जो है हम साथ लिंक करें। इमरान खान साहब क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और उनकी सियासी क्या हिकमत अमली है, वो इस चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है कि चौधरी परवेज़ इलाही की क्या सियासी हिकमत अमली है या उनकी सोच क्या है। ये दोनों सोचें कभी एक नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब आज से नहीं, इमरान खान ने कई साल से यही राग अलाप जब से वो निकले हैं, उससे पहले भी जब वो 30 हलकों का पता नहीं कितने पंचर लगे थे, उस पर भी यही कहते थे। उनका ये एक राग है, आज से नहीं कई साल से, इलेक्शन इलेक्शन। अब बात यह है कि ये उस वक्त भी इलेक्शन ना ले सके, आपके सामने की बात है। इलेक्शन उस वक्त भी वक्त पे हुआ और आज भी जो है मैं समझती हूँ उनकी जो आज तक जो उनकी फोरसाइट है, जो उनकी सियासी समझबूझ है इमरान खान, उसके मुताबिक चीजें उनके हक में नहीं जा रही। उन्होंने बहुत हद तक हर कार्ड खेलने की कोशिश की, उसमें सबसे अव्वलीन मजहब का कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। और जो बातें की वो शायद मुझे अब दोहरानी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो एक जो आपकी एक पब्लिक होती है मासूम, जिनके जज्बात और एहसास से आसानी से खेला जा सकता है, उनको टारगेट करते हैं। फिर आपने देखा कि वो जो मई में एक लॉन्ग मार्च आई थी, यहाँ क्या थी। फिर आपने हकीकी आज़ादी का जैसे इन्होंने कहा, मलिक साहब ने नारा सुना। उसके बाद अभी आप देखिए ये जो मच हाइप लॉन्ग मार्च थी, इसके ऊपर क्या नहीं आपने देखा कि इन्होंने कोशिश की करने की कि किसी तरह ये लॉन्ग मार्च जो है ये कामयाब हो जाए। और आखिर में आपने देखा कि इतना अफसोसनाक अंजाम शायद सियासत में किसी भी लॉन्ग मार्च का नहीं हुआ जो इमरान खान की लॉन्ग मार्च का हुआ। और उसमें अफसोस सिर्फ मुझे इस बात का है कि उसमें कई ऐसे लोगों की जाने गई जिनका आज वाली वारिस पूछने वाला उनके घरों में कोई नहीं होगा। वो जो गरीब सारे जान से गए, वहाँ खान साहब नहीं अब जाते होंगे, वहाँ इनके लोग भी नहीं जाते होंगे, वो सारे वैसे ही बिना वजह। पलवशा साहब सिर्फ एक सवाल ले लीजिएगा, मेरा सिर्फ एक सवाल ले लीजिएगा कि आज इमरान खान साहब ने चंद सहाफियों से मुलाकात की और मैं बाकी पैनलिस्ट से भी सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे रिलेटेड है, आपकी जमात से रिलेटेड है। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह के साथ डील की हुई थी, इसमें किस हद तक हकीकत है? जिस वक्त की भी थी और इमरान खान को पता था कि डील हुई भी है, उस वक्त बोलने में क्या तकलीफ थी? ये कौन सी बहादुरी है और ये कौन सी, आप बताइए, बड़ी अच्छी बात है कि जब इंसान कुर्सी से उतर जाए और वो बज़ाहिर आपको कमजोर लगे कि वो अब अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो तब आप उसके खिलाफ जो है बातें शुरू कर दें। ये बात उस वक्त करनी जरूरी थी जब वो सीट पे बैठे थे। उस वक्त बताते कि इन्होंने डील की है, उस डील के खदो खाल बताते ताकि दुनिया को पता चलता और उस वक्त जो है वो जनरल बाजवा से सवाल किया जा सकता था। आज वो कुर्सी पे नहीं है, आज उनकी कुर्सी पे कोई और है, तो आज खान साहब को वो आसान टारगेट और हदफ लग रही है। और खान साहब जो है आज इसमें अपनी बड़ाई और इसमें अपनी जो है बहुत वो समझ रहे हैं कि बड़ी बहादुरी की बात है कि इस तरीके से जो ना रहे उसको उस पे वार करो, ये उनका पुराना काम। लेकिन मैं ये सवाल करती हूँ कि आज फिर उन्होंने वही बात की जिसका चौधरी परवेज इलाही साहब ने कुछ अरसे पहले बड़ा सख्त नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी बोलेगी। सबसे पहले मैं बोलूंगा और उसके बाद मेरी सारी जमात बोलेगी इसके खिलाफ। तो आज तो वही हो रहा है। आप बताइए कि इस पर भी तो कोई, आखिर जाहिर है ये एक जमात है, इनका अपना इतना बड़ा स्टैंड उन्होंने लिया उनके साथ होते हुए। तो अब बताइए चौधरी परवेज इलाही क्या सोच रहे होंगे इस वक्त कि ये इमरान खान साहब क्या, मुझे 2 दिन उन्होंने वो आदमी
वो आदमी कहा तो वापस आ गए। अभी मेरे ख्याल में इस बात को 48 घंटे भी नहीं हुए कि वो आदमी कहते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट परवेश साहिबा। मैं एक्चुअली समीना खबर हयात साहिबा के सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात का जो सिलसिला है इमरान खान साहब का, वो अभी भी जारी है। तकरीरें जब उन्होंने की तो वो आदमी, एक आदमी, वो आदमी, बस यहाँ तक रहे। लेकिन जब वो सहाफ़ियों से इंटरेक्शन, सहाफ़ी जब बाहर आके रिपोर्ट कर रहे हैं तो जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। क्या मुस्लिम लीग काफ इन तमाम तर इल्ज़ामात के साथ इमरान खान के साथ खड़ी है इन इल्ज़ामात के ऊपर या नहीं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो बहुत सी ऐसी बातों के चश्मदीद गवाह हैं, और ये मैं मलिक साहब को से पूछे बगैर खुद ये क्लेम कर रहा हूँ। और मैं मलिक साहब से भी कुछ तफसीलात जो हैं ब्रेक के बाद ज़रा पूछना चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज़ स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जनरल बाजवा के ऊपर इमरान खान साहब के इल्ज़ामात का सिलसिला एक दफ़ा फिर जारी है। सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शंस में दोबारा वो बार बार यही बात करते हैं, एहतसाब नहीं होने देते थे। जनरल बाजवा जो है वो एहतसाब नहीं होने देते थे। अब मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मलिक अहमद खान साहब की जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें होती रही हैं और बड़े पर्सनल लेवल के ऊपर होती रही हैं। और मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो इन बहुत सी चीज़ों के चश्मदीद गवाह भी हैं। तो मलिक अहमद खान साहब, आपकी जनरल बाजवा से जब मुलाकातें होती थी तो क्या वाकई आप लोगों को कोई रिलीफ भी मिलता था? क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब गाड़ी की डिक्की में छुप के जो है वो मिलने के लिए जाया करते थे। ये भी कहा गया कि जी जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ साहब जब हिरासत में थे, नैब की हिरासत में थे, तो तब भी जनरल बाजवा की फ़ोन के ऊपर जो है वो उनसे बातचीत होती थी। क्या तफसीलात है सर इस सिलसिले में आपके पास? नहीं मंसूर, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें। मेरी जनरल बाजवा के साथ एक ज़ाती न्याज़मंदी है, मेरी उनसे दोस्ती है, मेरे वो बहुत मोहतरम हैं। देखें, ये जो इमरान कह रहे हैं, मैं कम से कम इस बात की शहादत दे सकता हूँ और कोर्ट ऑफ लॉ में जाके दे सकता हूँ और एंड एज एविडेंस दे सकता हूँ कि अगर जनरल बाजवा ने कोई एक NRO दिया है ना और कोई एक डील की है तो वो इमरान खान की है। जब इनके घर का केस था, इमरान इसको डिनाई करें जो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, इनके पास कोई जवाब नहीं था। और जब साकिब निसार साहब ने वो फ़ैसला दिया, वो फ़ैसले उसमें जहांगीर खान तरीन कोलेटरल विक्टिम बने। असल डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान की बनती थी, 62(1)(F)63 का केस इन पे बनता था, मिस डिक्लेरेशन इन पे बनती थी, नॉन डिक्लेरेशन का खाता इनका बनता था। अगर कोई जनरल बाजवा के खाते अगर एक बात डाली जा सकती है कि उन्होंने कोई NRO किया और डील दिया, इमरान इसको डिनाई करें आके। मैं इनको वो टाइम, स्पेस, वो लोग, वो किरदार, एक एक बंदा बता सकता हूँ। और वो केस हनीफ अब्बासी साहब, लेकिन मलिक साहब अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी, अगर वो इमरान खान साहब की उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी तो फिर जनरल बाजवा ने क्या किरदार अदा किया? सर मैं यही बता रहा हूँ ना, वो किरदार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, इसका आकर वो जवाब दें। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं उनका किरदार बताऊं तो आप पूछते भी रहेंगे, मैं आपके शो का सारा वक्त इधर उधर करता रहूँगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, किरदार बता रहा हूँ। जब हनीफ अब्बासी साहब का वो केस और हनीफ अब्बासी के उस मुकदमे के बाद उनको सज़ा भी दिलवाई गई, किसने दिलवाई, किस तरह दिलवाई, कितनी दिलवाई और क्यों दिलवाई, सिर्फ इसलिए कि उसने इमरान के ख़िलाफ़ केस किया था, उसकी मैं शहादत दे सकता हूँ। एक एक बात मेरे पास है। सो मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब एक बेबुनियाद गलत एक हाइपोथेटिकल इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जनरल बाजवा की डील हुई आसिफ जरदारी साहब से होगी, कभी कहते हैं जनरल बाजवा की डील हुई अपना मुराद अली शाह साहब से होगी। बेसलेस, फजूल बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्चुअली कोई डील हुई तो वो थी जो इमरान खान साहब के उस केस के टाइम पे अगर जनरल बाजवा ने कोई एक NRO दिलवाया तो इमरान खान को दिलवाया। किस वक्त दिलवाया? जब ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि ये इनके पास इतने पैसे कैसे आए। तो एक फ्लिमजी स्टोरी वो जमाइमा वाली आपने भी कवर की होगी कि उनकी वाइफ से उनके अकाउंट में, हालांकि प्रूवन था कि वो कहाँ से आए, वो इत्फाक ट्रस्ट की डिटेल कैसे थी, वो कौन से साहब थे जो कागजात लेकर जनरल बाजवा के पास गए, किस वक्त लेकर गए, और फिर जनरल बाजवा ने उसके रिटर्न में कब किसको क्या कहा, एक एक बात की डिटेल है। मैं जरा यही सवाल करना चाहूँगा बच्चों के साथ। समीना खबर हयात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं समीना साहिबा, इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी जनरल बाजवा के ऊपर उसी तरह ही हमले कर रहे हैं, ज़बानी हमले। आई मीन उन्होंने इंटरेक्शन में आज भी जनरल बाजवा के हवाले से ही गुफ्तगू की। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था कि वो मोहसिन हैं, उनके एहसानात हैं, उनके इस बात की कदर की जानी चाहिए।
लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगता है इस तरह है कि शायद अगला इलेक्शन उन्होंने लड़ना भी जनरल बाजवा के नाम के ऊपर ही है। मंसूर, पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में पीडीएम के 2 लोग बिठाए हुए हैं, और अगर शायद मेरे साथ अगर आप किसी पीटीआई को बिठाते मैं हाजिर है, ज्यादा अच्छे से बात करते। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा इनवाइटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैनल का बॉयकॉट किया हुआ है, हमारी तरफ से वो हाजिर है। अच्छा, और जब आना चाहें हम हाजिर हैं। मैं खान साहब के तो उसमें नहीं बात कर सकती। बहैसियत एलाए मैं ये जरूर कहूंगी कि हम 2 जमातें हैं। हम मेरी एलाए में हमेशा गिव एंड टेक होता है। एलाए पार्टनर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी रख रहा है, मेरे जो लीडर हैं उनकी अपनी एक सोच है, अपनी स्ट्रेटजी है। उन्होंने कैटेगोरिकली खान साहब की उस बात पर जो चौधरी साहब को पसंद नहीं आई थी कि आप हमारे सिपा सलार के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो गलत हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, चौधरी साहब अक्सर उनको समझाते थे कि जब आपने आर्मी के साथ खान साहब को अक्सर ये बताते थे कि हमने उस मैं आपको ये बताती चलूँ कि उस जो इंटरव्यू से पहले ही चौधरी साहब ने खान साहब को कह दिया था कि जी हमने बात करनी है तहलील करने की, आप लिहाजा डिस्कस ही ना करें बाजवा साहब को। उन्होंने उसके बावजूद बाजवा साहब वो कहते हैं मैंने ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी। जी हुई थी, जी मेरा लीडर गलत नहीं बोलता। वो कहते हैं ये परवेज इलाही साहब से मेरी कोई ऐसी बात नहीं, वो हुई है तो परवेज साहब ने इंटरव्यू किया ना, इतना बड़े लेवल पे इतना बड़ा आदमी है। हाँ। सब जानते हैं, आप मीडिया खुद रिस्पेक्ट करता है उनकी, सारी दुनिया उनको। अच्छा, क्या इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के अंदर जिसका आप हवाला दे रही हैं उसके अंदर एक और गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी जनरल फैज हमारे पीछे पड़े हुए थे। जी बिल्कुल, और जनरल फैज जो है वो हमें जेल में डलवाना चाहते थे। बिल्कुल सही क्या। और उन्होंने कहा जनरल फैज ये सब कुछ इमरान खान के कहने के ऊपर कर रहे थे। अच्छा देखिए, और ये माफ कर दिया आप लोगों ने। मैं अब देखिए बहुत कुछ लेके हमने पॉलिटिक्स में ना बहुत सी चीजों को दरगुजर करके हमने जनरल बाजवा ने हमें बचाया। अच्छा, अब मैं इसका आपको जवाब दे दूं। हाँ। देखिए जनरल फैज जो थे वो नैप वालों को बार बार कह रहे थे कि मोनस इलाही और परवेज इलाही को अरेस्ट करें। अच्छा। और वो कहते थे कि जी हमें हदायत जहां से भी, आई डोंट नो, कि वो कहते थे जी हमें फला इमरान कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, इतला हमारे तक आई कि बिल्कुल जी ये गैर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशर डाल रहे हैं और गलत केसेस बना रहे हैं। अच्छा। जिस पे चौधरी साहब ने बाजवा साहब से बात की और बाजवा साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि मैं जब सिपा सलार हूं तो कोई किसी के ऊपर झूठे मुकदमात नहीं बनेंगे। जो कि परवेज साहब ने कहा कि वो मेरे मोहसिन हैं। हाँ। मोहसिन इसलिए कि जब हमारे मुल्क में, आपको एक अंदर की ये भी बात पता है मंसूर, मलिक अहमद खान साहब के भी वो मोहसिन हैं, मलिक अहमद खान साहब के भी मोहसिन हैं, वो आपके भी मोहसिन हैं, हमारे मोहसिन हर सिपा सलार है। तो आप लोगों की आपस में कॉमन चीज निकल आई। पास्ट याद करा दूं। हाँ। मुशर्रफ दौर था और मुशर्रफ साहब 2007 के बाद जब पीपल्स पार्टी के साथ अलायक में हम लोग आए हैं। हाँ। तो मुशर्रफ साहब के ने चौधरी साहब को धोखा दे दिया था। चौधरी साहब ने उनको भी दरगुजर किया। चौधरी मुशर्रफ साहब ने धोखा दिया। जी हाँ, धोखा दिया परवेज इलाही साहब को। जी हाँ, सीटों पे आइए, बड़ी आपको पता है पुरानी बातें हैं। मुझे मैं छोटा सा था उसमें। नहीं जी, 2008 की बात है। अच्छा, 2008 की बात है। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट थी। हमें पता है कि जब हम पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर रहे थे तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया था। अच्छा, खैर चौधरी साहब ने उनको भी माफ कर दिया था। चौधरी साहब इतने वज़ादार ख़ानदानी रख रखाव सियासी रखने वाले, सियासी हिकमत रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया था कि जी बाजवा साहब, जब हमारे मुल्क में मईशत ख़राब हुई, हमारे मुल्क में फ्लड आया, हमारे मुल्क में ज़लज़ला आया, हमारे IMF को मिलना है, क्राउन प्रिंस को मिलना है, तब तो बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं। और जब जहाँ पे कोई सियासी बात आती है तो बाजवा साहब को हम बुरा भला कहें क्यों? ये बात कैटेगोरिकली खान साहब को के नोटिस में और सारी दुनिया के नोटिस ले नहीं रहे, वैसे ना लेंगे। उनकी अपनी एक जमात है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। काफ लीग उसमें जम नहीं हुई है। काफ लीग, मेरी जमात जम नहीं हुई है। मेरी जमात की अपनी सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं ना। सीट एडजस्टमेंट इज अनदर थिंग, उसमें जम नहीं होता। तो वो तो कह रहे हैं हम देंगे ना आपको सीट। एडजस्टमेंट हमने पहले भी की थी। हम तो पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हमने की थी। सीट एडजस्टमेंट एक अलग बात होती है, वो गिव एंड टेक होता है एलाय पार्टनर के साथ। जैसे इन्होंने हमसे 10 सीटें मांगी थी जब इनको हुकूमत बनानी थी पंजाब में, तो हम 10 सीटें थी ना हमारी। तो जिनको ये आज कह रहे हैं कि जी 6 हैं 7 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 हैं। हमारी पार्लिमानी मीटिंग्स जो हुई उसमें हमारे मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेगोशिएशन 40 भी हो सकती हैं, 45 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती है। ये नेगोशिएशन चल रही है। 30, 40, 45 इतनी ज्यादा इतनी हो सकती हैं। मलिक साहब आप बात कीजिए, फिर मैं पलवेशा साहब के पास जी। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। देखें, अच्छी बात है अगर समीना कह रही हैं कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन है, अच्छी बात है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरा उनसे एक बड़ा गहरा रिश्ता है। अब
लेकिन जिस आदमी को ये कहना चाहिए वो तो इमरान खान है, जिसका पूरे पाकिस्तान को पता है, जुबान ज़द-ए-आम है, एक एक बच्चे को पता है। कोई एक शख्स ये बात नहीं कह सकता कि जनरल बाजवा की पैटर्नेज के बगैर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है। इमरान खान एक 30-31 लोगों की पार्टी थे, इससे ज़्यादा नहीं थे इमरान खान, और उनकी पूरी पॉपुलैरिटी की पीक के बाद 30-31 लोगों की पार्टी थे। तो जिस शख्स के ऊपर एहसानात की बारिश थी, आज वो शख्स एहसान फरामोशी की हद से गुजर गया। उनको अगर मुझे एतराज़ तो मेरी जमात अगर करती तो उनकी जस्टिफिकेशन हो सकती है, वो बड़ी इब्तला से गुजरी, बड़ी तकलीफ से गुजरी है। अगर समीना कह रही हैं एहसान हमारे मोहसिन हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, परवेज़ इलाही साहब से उनकी एक ताल्लुकदारी है। इजाज़त दीजिएगा मुझे के साथ पलविशा साहिबा एक जगह पे आप लोग एडमिट करते हैं, और मैं जब बात करता हूं तो मैं आपकी मतलब पीडीएम की, आपकी इत्तेहादी हुकूमत की बात करता हूं कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जनरल बाजवा के इमरान खान साहब के ऊपर बड़े एहसानात हैं। अगर जनरल बाजवा ना होते तो इमरान खान साहब की हुकूमत ना बनती। काफ लीग भी एडमिट करती है, मतलब परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी ये बात कही। लेकिन फिर इसी तरह रेसिप्रोकल तौर पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर जनरल बाजवा ना होते तो ये हुकूमत जो आज आई हुई है, जो बैठी हुई है विफाक के अंदर, आपकी हुकूमत, नून लीग की दी इत्तेहादी हुकूमत, ये भी ना बैठी होती। तो अगर एक शख्स ने माजी के अंदर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसी नवाजिशात की हैं, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो दूसरी दफा भी ये काम कर सकते होंगे। आप लोगों के ऊपर भी वो नवाजिशात हुई होंगी। देखिए मंसूर, मैं फिर वही कहूंगी कि जिस वक्त इमरान खान की रिफ्ट जो है मुबैना तौर पे थी जनरल बाजवा के साथ, और वो जो DGISI के लगाने पे थी, उस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता था कि मामलात इनके आपस में ख़राब हो चुके हैं। उस वक्त क्यों खान साहब जो हैं उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो टीवी पर आते और जैसे अभी वो हमें एक हकीकी आज़ादी का रास्ता दिखाते हैं, वो हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाते, वो क्यों टीवी पर ना आते और अपने कौम से जो हर 5 मिनट बाद खिताब वो कर रहे थे उसमें वो ये बात क्यों कौम के सामने ना रखते कि ये इतनी बड़ी साजिश जो है मुल्क के सिटिंग वजीर आजम के साथ हो रही है, और वो वजीर आजम जो कहता है मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, सब कुछ मेरा ही हाथ में था। जब तक वो वजीर आजम थे वो तो यही कहते थे, जब वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को ललकार रहे थे, और अभी भी हमें वो अमर बिल मारूफ का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो जो है जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना जो है वो जहाद है ना, वही हकीकी रास्ता है। उस वक्त तो वो चुप रहे, उस वक्त कहते तो हम इनके साथ खड़े होते, उस वक्त कहते कि ये सब हो रहा है। आज जब वो आदमी नहीं है, वो आदमी जो है हमारा, देखिए कोई ऐसा एहसान उन्होंने हम पे नहीं किया है कि हम उनकी कोई बात करें, लेकिन मैं एक असूल की बात करूं। आज कोई भी अगर सीट पे बैठा है, आप में जुर्रत नहीं है उसके खिलाफ बात करने की, वो आपके साथ इतने जुल्म कर रहा है, तो जब वो उतर जाए और वो उस पोजीशन में ना रहे कि जवाब दे, और वो उस पोजीशन में ना रहे कि उसके बिहाफ पे जो है इदारा जवाब दे, तो आप जब उसकी तरफ उंगली उठाते हैं तो ये। लेकिन एक आखिरी बात मैं सिर्फ आपको कह दूं, ये एक बड़ा मजमूम प्रोपेगेंडा, इतना मासूमाना नहीं है। इसकी टारगेट ऑडियंस है, और वो टारगेट ऑडियंस मुल्क से बाहर, वो टारगेट ऑडियंस मैं, आप या पाकिस्तान के अवाम नहीं है। और साबित ये करना है कि पाकिस्तान में हर बुराई, हर जो काम आइन में जो इनके दायरे इख्तियार में इदारों के नहीं है उसमें ये शामिल है। ये मुकदमा खान साहब को दिया गया है कि साबित कर। बहुत बहुत शुक्रिया पलविशा, टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं नाज़रीन जाते जाते मलिक अहमद खान साहब ने आज इस प्रोग्राम के अंदर जो गुफ्तगू की थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने फरमाया कि अगर कोई NRO इमरान खान साहब को मिला था तो वो जनरल बाजवा की तरफ से मिला था, उसकी तफसीलात उन्होंने शेयर नहीं की हैं। इसकी तफसीलात मैं जानता हूँ, ये किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से शख्सियात थी जो बीच में मुलविस थी, और अगर ये स्टोरी, मैं आपको सिर्फ इतनी बात, इतना हिंट दूंगा कि अगर ये स्टोरी किसी दिन बाहर आ गई तो मेरा ख्याल में पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर शायद इतनी बड़ी स्टोरी कभी नहीं आई होगी जिसको मलिक अहमद खान साहब इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। चूँकि वो शेयर नहीं कर रहे तो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये स्टोरी भी बाहर ज़रूर आएगी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।